इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप बताते हैं इनके साथ क्या हुआ है? इन्हें परमानेंट किस मिल गया है? जी हां, ऐसा चुंबन मिल गया है कि ये महाशय जिंदगी भर चुंबन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे और देखने के बाद अपने घर की महिलाओं और बेटियों को जरूर दिखाइएगा। इसके साथ ही बात करेंगे इन महाशय के साथ वही वाला कांड हो गया है, उड़ता तीर वाला। चले थे चाटुकारिता में महारत हासिल करने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को गलती से बहुत बड़ा झटका दे गए। यानी कि इन्होंने ऐसी मछली निकल ली है जो ना अंदर ले सकते हैं न बाहर निकल रही है। इनका मामला बड़े मजे से देखिएगा। यूपी में गौतम अदानी को एक बड़ा वाला झटका लगा है, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नकली अदालत के असली कर्मचारी और गोदी मीडिया के प्रमुख लपटझंडियों में से एक शर्मा जी की, और 2000 के नोट में सबसे पहले नैनो चिप ढूंढने वाले साइंटिस्ट की भी। इन दोनों ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत पर जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उन पर जरा गौर करिएगा। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो। क्योंकि मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, ये तो आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। वैसे हमारे दर्शक हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हें मिले परमानेंट चुंबन की। यूपी के मेरठ में एक महिला खेत में काम कर रही थी। मोहित सैनी नाम का एक युवक महिला को अकेले देखकर उस पर टूट पड़ा। महिला को पकड़कर जबरन किस करने की कोशिश की। फिर क्या था, महिला ने आव दिखाने ताव और मोहित सैनी के चुंबन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आजीवन पाबंदी लगा दी। यानी कि इनका निचला होठ काट कर अलग कर दिया। इसके बाद शोर शराबा मचाने पर खेत में काम कर रहे अन्य लोग आए और मोहित सैनी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इनका कटा होठ पुलिस वाले पैक करके ले गए प्लास्टिक में अलग से। मैं किसी भी रूप में हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मगर अपनी जान और सम्मान की रक्षा के लिए महिलाओं को हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। खासकर ऐसे वक्त में जब तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा करके माला पहनाए, सम्मान करे, अपनी पार्टी में शामिल कराए। सजा याफ्ता राम रहीम जैसे बलात्कारी जब जी चाहे पैरोल पर बाहर आ जाए, तब ऐसे वक्त में महिलाओं को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर जब सत्ता बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाए, तो महिलाओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। इस महिला ने जो किया उस पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप पर एक के बाद एक संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इसे चोर की दाढ़ी में तिनका भी कह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी से सामने आया है। अदानी जीएमआर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर दिया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है। और बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने जो न्यूनतम कीमत बताई थी वो 4000 रुपए अधिक थी। यानी कि मार्केट के रेट से 4000 रुपए ज्यादा मांग रही थी अडानी की कंपनी। यूपी में कुल 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना था, जिसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन अदानी की कंपनी इस मीटर का दाम 48 से 65% अधिक मांग रही थी। हालांकि अब इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है, मगर सवाल यह है कि यदि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के खेल का पर्दाफाश नहीं किया होता, अडानी चारों तरफ से नहीं घिरे होते, तो भी क्या यह टेंडर कैंसिल हो जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों तरफ से कटघरे में गिरने के बाद अडानी को दिए गए टेंडर का ख्याल आया कि कहीं यह मामला भी न फंस जाए, कहीं इसकी भी जांच न आ जाए, इससे पहले कि मामला फंस जाए, बदनामी हो जाए, कैंसिल कर दो। लेकिन एक बार हिसाब लगाकर देखिए, यदि अडानी पर इस वक्त संकट नहीं आया होता तो यूपी की जनता का कितने करोड़ का नुकसान होता। 2.5 करोड़ मीटर लगाने थे और एक मीटर में 4000 रुपए एक्स्ट्रा मांगा गया था। तो गुणा करके देख लीजिए। मैंने 1-2 बार करने की कोशिश की, गड़बड़ा गया। आप करना चाहे तो 2.5 करोड़ में 4000 का गुणा करके जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वैसे एक सवाल और किया जा सकता है कि अब तक अडानी की कंपनियों को जो टेंडर दिए गए, क्या उनकी भी जांच होगी? होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि पैसा तो जनता का है, यानी आपका है। बहरहाल हमारे देश की जनता बहुत अमीर है, उसे 10-20 हजार करोड़ के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों से 28 लोगों की यह लिस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी समेत कुल 28 नाम हैं। और लिखा गया है कि ये वो 28 लोग हैं जिन्होंने भारत के बैंकों को लूटा और भाग गए। इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि कुल अमाउंट 10 लाख करोड़ का है, जो भारतीय बैंकों से लूटा गया और लेकर भाग लिए गए। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है और ना ही कोई सिख है। और अंत में जो लिखा है वो ये है कि विजय माल्या के अलावा बाकी सब के सब गुजरात के हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुजरात और गुजरातियों के बारे में भी उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक है। कुछ लोगों के कुकर्मों की वजह से पूरे गुजरात को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। वैसे ये शोध का विषय है कि आखिर सारे के सारे भागने वाले, सारे के सारे भगोड़े, सारे आर्थिक भगोड़े एक ही जगह से क्यों हैं? गुजरात से ही क्यों हैं? आखिर गुजरात में ऐसी कौन सी विशेष सुविधा मिल रही है कि ज्यादातर आर्थिक भगोड़े वहीं से हैं? वहीं अडानी मामले को लेकर संसद के बाहर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर जेपीसी बनाने की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। पिछले 8-9 सालों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार भयंकर संकट के बीच घिरी हुई है। बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि अडानी के ऊपर आया यह संकट नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत लंबा चौड़ा नुकसान देने वाला है। हालांकि गोदी मीडिया भरपूर प्रयास कर रहा है कि अडानी पर लगे फ्रॉड के आरोप को इधर उधर भटकाया जा सके। वहीं लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि ये सफेद टोपी वाले बाबा किधर है? क्या अडानी मामले पर ये धरना देंगे? वैसे अन्ना हजारे आजकल कहां है? आपको पता लग जाए तो बताइएगा। कांग्रेस के जिन तथाकथित घोटालों में कुछ नहीं मिला, उसके खिलाफ, कालाधन के खिलाफ और लोकपाल की मांग को लेकर जो अन्ना हजारे पूरे देश में तांडव मचा रहे थे, अब जब अडानी के फ्रॉड का मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, तब अन्ना हजारे कहां है? अन्ना हजारे साहब का पता नहीं चल रहा है, कौन सी समाधि में चले गए हैं? ये जनता के सवाल है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। पूछता है भारत टाइप का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन महाशय की। नाम है सुरेश चौहान के और काम है
पत्रकारिता के नाम पर देश में नफरत, दंगाई मानसिकता और उन्माद फैलाने की 24 घंटे साजिश करना और कोशिश करना। 4 फरवरी को इन्होंने ट्विटर पर एक चुनावी सर्वे करा लिया, जिसमें इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। वीडियो शूट होने तक इनकी वोटिंग में 54% लोगों ने राहुल गांधी को चुना, 41% लोगों ने नरेंद्र मोदी को और बाकी दोनों को 3-3%। सुरेश चौहान ने ये वोटिंग क्या सोचकर करवाई होगी ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनके साथ वही उड़ता तीर वाला मामला हो गया। अब ये बेचारे अगर इस पोस्ट को डिलीट कर दें तो और भी सवाल उठेंगे, और डिलीट ना करें तो बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस तरह की वोटिंग से ये पता नहीं चलता कि 2024 में के चुनाव का परिणाम आ गया, लेकिन कम से कम ट्विटर पर तो ये दिखने ही लगा कि लोग किसके पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी के लिए मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही रहा है। वैसे अडानी मामले में बहुत सारे अंधभक्तों की आंखें खोल दी हैं, जो कभी पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहकर जान दे देने तक की बात करते थे। अडानी के शेयर में जैसे ही उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ, सब पलटी मार गए। इससे एक बात तो साफ होती है कि जब अपनी जेब पर असर होता है तो भगवान बदलने में देर नहीं लगती। वैसे सुरेश चौहान के वाली वोटिंग में एक और सवाल उठ रहा है कि ट्विटर पर आईटी सेल के जो सैकड़ों हजारों ट्रोल आर्मी है, वो सब छुट्टी पर चले गए क्या, या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि सेठ आर्थिक संकट में है तो संभव है कि आईटी सेल के गालीबाजों की नौकरी भी संकट में आ जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि सुरेश चौहान के अपने इस पोल के साथ क्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं शर्मा जी की और साइंटिस्ट जी की। पिछले दिनों पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। इस पर रजत शर्मा ने लिखा कि परवेज मुशर्रफ के इंतकाल से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास में एक अध्याय का अंत हो गया। दिल्ली में, लंदन में और इस्लामाबाद में मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। मुशर्रफ हमेशा बहुत ही साफ गोई से अपनी बात रखते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब सवाल यह है कि रजत शर्मा साहब, आप मुशर्रफ की कौन सी साफ गोई की बात कर रहे हैं? ये वही मुशर्रफ थे जिन्होंने चोरी छिपे कश्मीर में घुसकर कारगिल वार की शुरुआत की। पड़ोसी देश में वेश बदलकर अपनी सेना को चोरी छिपे घुसाना, ये कौन सी साफ गोई होती? वही कारगिल वार जिसमें हमारे सैकड़ों जवान मारे गए, और वो भी ऐसे वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, ये सोचकर कि पड़ोसी देश से रिश्ता सुधारा जाएगा। यानी कि दुश्मन देश का राष्ट्रपति जो हमारे देश में चोरी छिपे सेना भेजकर हमारे देश के सैनिकों को मारता है, हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है, वो आदमी रजत शर्मा की नजर में साफ गोई से बात करने वाला है। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, मगर रजत शर्मा जैसे फर्जी अदालतों के मालिकों ने कभी भी कोई भी दुख प्रकट नहीं किया, बल्कि किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताते रहे, गालियां देते रहे, उन पर पैसे लेकर धरना देने का आरोप तक लगा दिया। लेकिन दुश्मन देश के एक अधिकारी जिसकी वजह से हमारे देश के सैकड़ों सैनिक मारे गए, उसकी मौत पर इस तरह से उसकी प्रशंसा की जा रही है। इतना ही नहीं, इन्हें भी देख लीजिए, ये नैनो चिप वाले साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी मुशर्रफ के साथ दुबई में मुशर्रफ के घर पर ली गई फोटो और वीडियो शेयर की और लिखा है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। मेरी उनसे मुलाकात उनके आलीशान घर में दुबई में हुई थी। आदमी शरीफ नहीं था, लेकिन आखिरी दिनों में बेबस जरूर हो गया। यहाँ थोड़ी गनीमत है, इन्होंने कोई वाहवाही नहीं की, मगर कल्पना करके देखिए, ऐसी कोई तस्वीर गोदी मीडिया के अलावा किसी स्वतंत्र पत्रकार की जनरल मुशर्रफ के साथ आ जाती तो गोदी मीडिया, आईटी सेल और नफरती नेता लोग उस पत्रकार को क्या क्या बुलाते। सोच कर देखिए, परवेज मुशर्रफ के साथ यदि रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों की तस्वीर आ जाती तो अब तक इन लोगों को धक्के मारकर पाकिस्तान भेज दिया गया होता। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब